हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस मैथ्स क्लास 6। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता। तो आज की क्लास में क्लास 6 की हिंदी का चैप्टर 2 हम पढ़ेंगे। आपको मैं बता देती हूँ, ये जो आपकी जिस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ वो आपकी न्यू एनसीईआरटी की बुक मल्हार का चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है गो। ठीक है। अब गोल वर्ड से आपको क्या रिलेट कर पा रहे हो, मतलब गोल वर्ड जो है वो आपके दिमाग में क्या क्लिक कर रहा है। तो गूगल वर्ड जो है आपके दिमाग में एक सर्कल, गोला, स्फेयर टाइप की चीजें जो है क्लिक कर रही होंगी। पर यहाँ पे इस चीज का मतलब, इस गोल का मतलब ये सर्कल, गोला, स्फेयर नहीं है यहाँ पे। और आपको एक और बात बता देते हैं कि ये जो गोल है, ये जो आपका चैप्टर है, ये जो आपका संस्करण है, ये जो आत्मकथा है, ये खुद लिखी है इस गोल को करने वाले। तो गोल को करने वाले कौन है? मेजर ध्यानचंद इसके हैं लेखक। तो चलिए इनकी आत्मकथा को हम देखते हैं। तो इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। तो जो जैसा कि मैंने बताया, ये जो है गोल रोटी, गोल चंद्रमा, ये चीज नहीं है यहाँ पे। यह एक विशेष प्रकार का गोल है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। मतलब जो प्रसिद्ध खिलाड़ी यहाँ पे कौन है, आइए हम आपको अभी नहीं बताएंगे, जब चैप्टर पढ़ते रहेंगे तब आपको खुद ही पता चल जाएगा यह प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है वो कौन है। ठीक है। उन्होंने अपने जीवन का एक छोटा सा अंश, मतलब एक छोटा सा हिस्सा या कह लो एक छोटी सी घटना को इस गोल में लिखकर बताया है भाई कि हमारे साथ ऐसी कोई घटना हुई थी। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कौन थे वो प्रसिद्ध खिलाड़ी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1993 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। तो मेजर ध्यानचंद आपको अभी हो सकता है समझ में आ गया हो सकता नहीं समझ में आ गया हो। देखो यहाँ पे लिखा है पंजाब रेजिमेंट। ये वर्ड्स जो होते हैं, रेजिमेंट वगैरह जो होती है, वो एक टोली होती है। और टोली किसकी होती है? ये आर्मी की टोली होती है। मतलब ये जो मेजर ध्यानचंद, और साथ में उनका जो नाम है अभी तो बोला नहीं गया है, लेकिन मैंने बता दिया है मेजर ध्यानचंद। तो मेजर वर्ड जो है वो ऑलरेडी हमारे आर्मी से रिलेटेड है। मतलब ये जो आत्मकथा लिखी गई है किसी आर्मी ऑफिसर के बारे में ही है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैंपर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। भाई सर पे चोट लग गई तो मैदान से बाहर तो जाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। तो हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी की स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, क्या कहा दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो मैं शायद तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मतलब उन्होंने 6 गोल से हराया है। वो कह रहे कि अगर तुम मुझे हॉकी ना मारते तो हो सकता मैं जीतता, तो सिर्फ 2 ही गोल से जीतता। लेकिन तुमने मेरे अंदर ना एक क्या कहते हैं, गुस्सा भर दिया या कह लो मोटिवेशन भर दिया है, जिसकी वजह से मैंने तुमको उसे तिगुने गोल से हराया। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ।
तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग, मतलब उन्होंने कहा तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग, तुम्हें गुस्सा आया, तुमने मेरे सर पे क्या कर दिया, स्टिक मार दी। पर मुझे जब गुस्सा आया, मैंने तुमको दर्द दिया पर तुम्हें छुआ भी नहीं। ये था उनके बदला लेने का तरीका। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आज मैं जहां भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। हर किसी से मैं यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। इसका मतलब आपने रुद्रा कार्टून तो देखा ही होगा, आता है निक पे। उसमें बोलते हैं उसके दादाजी रुद्रा से, फोकस एंड बिलीव। ये दो वर्ड्स, इनका मतलब भी यही है, लगन, साधना और खेल भावना। फोकस एंड बिलीव जब हम करते हैं ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉस लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने, मतलब बर्लिन में जो बर्लिन ओलंपिक जो हुआ था, उसमें जो थे वहां के लोग थे, इनके हॉकी खेलने के ढंग से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे। इसीलिए यही बात लिखी है यहाँ पे, बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरी हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर बोला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। हॉकी का जादूगर कौन है? तो भाई हमारे यहाँ हॉकी के जादूगर है मेजर ध्यानचंद। अभी तक हमारे चैप्टर में उनका नाम नहीं आया, पर मैंने आपको रिवील कर दिया है, कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे सारे गोल, मतलब इसका मतलब यह नहीं है कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी कि गेंद को गोल के पास ले जाया जाए। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये सारे के सारे यहाँ पे हॉकी खेल रहे हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं, बल्कि पूरे देश की है। मतलब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, कोई भी खिलाड़ी हो हमारे देश का, इंटरनेशनल खिलाड़ी सिर्फ अपने लिए नहीं खेलता है, वो पूरी टीम के लिए, पूरी टीम के लिए तो खेलता ही खेलता है। उनमें कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ उनके लिए देश के प्रति उस गेम में समर्पण चाहिए होता है, जिसे वो एक इकट्ठा टीम बनकर, ठीक है, क्या करते हैं, इकट्ठा मुट्ठी बनकर, टीम बनकर नहीं, मुट्ठी बनकर वो देश के लिए के साथ, मतलब देश के लिए खेलते हैं और जीत कर दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक बात बोली गई है, वो क्या करते थे कि उनका ये नहीं रहता था कि मैं बॉल को लूं
ठीक है, बॉल को पकड़ूं, मैं गोल करूं, उनका ये कभी नहीं रहता था। उनका ये रहता था कि मेरे पास से जो बॉल है वो कोई दूसरा टीम का जो खिलाड़ी है वो ना ले जाए। मेरा काम क्या, मेरा मेन काम है उस बॉल को गोल के पास ले जाना। ठीक है, अब उस बॉल को गोल के पास ले जाना तो मेरा काम है, अगर मैं कर पाया तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी और खिलाड़ी को उस बॉल को पास कर देता था, जिससे वो खिलाड़ी गोल कर लेता और उसको भी क्रेडिट मिल जाता गोल करने का, जिससे वो भी खुश रहता, मैं भी खुश रहता, हमारा देश भी खुश रहता और इससे हमारा मतलब कोऑर्डिनेशन जो है इससे अच्छा बनता। ठीक है, तो वो यहाँ पे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते थे, वो अपनी पूरी टीम के बारे में, इम्पोर्टेंट बात थी वो, हाँ, अपने देश के बारे में सोचते थे। ठीक है, तो ये थी कहानी मेजर ध्यानचंद्र की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फोटो दिखाई गई है। भारतीय हॉकी टीम ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जीत दर्ज की। ठीक है, तो यहाँ पे खिलाड़ी जो है वो हमारे यहाँ पे दिखाए गए हैं। आगे देख लेते हैं भाई, इनके बारे में क्या दिया गया है। तो ये है हमारे मेजर ध्यानचंद, जिनका जन्म 1905 में हुआ और इनकी मृत्यु 1979, ठीक है, 1979 में हुई। ठीक है, 1905 में इनका जन्म हुआ और 1979 में इनका मृत्यु हुई। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इन्होंने लेखक के परिचय के बारे में बताया है। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उस खेल से कितना प्यार रहा होगा। मतलब अपनी आत्मकथा लिख रहा है, उस आत्मकथा का नाम खुद के नाम पे ना रखकर या खुद के किसी घटना का से जोड़कर नाम ना रखकर वो उस चीज का नाम गोल रख रहा है। गोल मतलब वो जिस खेल को खेलते थे उसमें जो गोल होता है उसको गोल का नाम यहाँ पे रख रहे हैं। इसका मतलब वो अपने जो गेम था, उनका जो खेल था, उसके प्रति कितने ज्यादा समर्पित थे, कितना ज्यादा प्यार करते थे, ये हमें पता चलता है। वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद इतने महान हैं कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाते हैं। तो भाई मेजर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, या क्वेश्चन पूछा पूछा जाए राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वो किसके जन्म के अवसर पर मनाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा मेजर ध्यानचंद, जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भारत रत्न उनके नाम पर कर दिया गया। तो एक और इम्पोर्टेंट बात हमारी यहाँ पे निकल के आती है, भाई मेजर ध्यानचंद्र को कौन सा पुरस्कार मिला है। तो भाई मेजर ध्यानचंद को खेल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा मिला है, खेल रत्न मिला हुआ है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, अब हमारी एक्सरसाइज है जहां पे हम अपने जो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं उनको देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक और बात क्लियर करा देती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे तो मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, समझाते हुए चलूंगी, प्रॉपर लिख के नहीं बताऊंगी। इसकी नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी वहां पे हम प्रॉपर एक एक क्वेश्चन को मतलब लिखा हुआ होगा, लिखूंगी नहीं, ठीक है, प्रॉपर लिखा हुआ होगा, आपको अच्छे से समझाते हुए चलूंगी। यहाँ पे भी समझाऊंगी पर वहां पे भी समझाऊंगी। आपको अगर दोबारा देखना है, अच्छे से आंसर को नोट डाउन करना है, ठीक है, अगर आपको आंसर को नोट डाउन करना है तो वहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, और एक और बात बता देते हैं कि हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी, वो लिंक होगी हमारे ऐप की और दूसरी लिंक होगी प्लेलिस्ट की। ठीक है, तो हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, चाहे तो लिंक से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप में हम आपके सारी की सारी बुक्स, उनके सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना जरूर। ठीक है, लिंक से कर लेना, चाहे तो ऐप पे प्ले स्टोर पे डालना जोजस स्टडी और आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो हमारा यहाँ पे लिखा है मेरी समझ से, इन्होंने कहा है नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। मतलब हमें एक सही, जो परफेक्ट आंसर होना चाहिए, हो सकता है आंसर हमारे कई सारे सही हो पर परफेक्ट आंसर कौन सा बैठता है वो हमें बताना है। उन्होंने कहा है उसके सामने तारा बनाना है, मतलब जो आपको परफेक्ट आंसर लग रहा है उसके सामने स्टार बनाना है। दोस्त खेल में इतना गुस्सा
अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो मैं तुम्हें शायद 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? वे अत्यंत क्रोधी थे, तो भाई उन्होंने क्रोध तो दिखाया नहीं। वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे, तो ऐसी भी कोई बात नहीं थी। उन्हें हॉकी मारने पर वे अधिक गोल करते थे। वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। ठीक है? तो परफेक्ट आंसर जो हमारा बना है वो कौन सा बना है? चौथा वाला। वे जानते थे कि खेल को सही भावना से ही हम खेलेंगे। ठीक है? बाकी यहाँ पे जो भी आंसर दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है? तो भाई अब हमारे दूसरे क्वेश्चन में आखिर क्या लिखा हुआ है? हमारे दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू किया? पहला ऑप्शन है, उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, या उनकी खेल भावना के कारण। ठीक है? तो भाई हाँ, हॉकी का जो जादूगर है उनकी खेल के प्रति विशेष जो भावना थी, उसके कारण ही उनको हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। हालांकि उनमें विशेष कौशल था। ठीक है? कौशल भी तभी तो आएगा जब उनके अंदर खेल के प्रति भावना होगी। तो वो परफेक्ट आंसर बैठता है, वो हमारा यहाँ पे चौथा वाला होगा। अब यहाँ पे लिखा है खा वाले में, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि उन्होंने ये उत्तर क्यों चुने। ठीक है? तो ठीक है, तो ये अब अपने आपके दोस्तों के साथ चर्चा करनी है। अब यहाँ पे हमें मिलान करना है। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और उन्हें इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास पहला यहाँ पे दिया गया है, लॉन्स नायक, बर्लिन ओलंपिक, पंजाब रेजिमेंट, शैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, सूबेदार छावनी। तो यहाँ पे पहला हमारा ऑप्शन दिया गया है, स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का सबसे बड़ा पद था। ठीक है? तो स्वतंत्रता से पहले सूबेदार जो है भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। तो ये हमारा किससे मैच कर रहा है? तो अभी हमने पढ़ा, हमारा ये किससे मैच कर रहा है? जल्दी से बताइए। तो ऑलरेडी यहाँ पे सूबेदार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला जो है वो हमारा किससे मैच कर रहा है? सूबेदार से मैच कर रहा है। काफी ज्यादा ये मोटा हो गया है, इसको पतला कर ले। तो ये हमारा किससे मैच कर गया है? सूबेदार से मैच कर गया है। फिर लिखा है, भारतीय सेना का एक पद रैंक है। ठीक है? तो क्या है? तो पद रैंक भारतीय सेना का जो लॉन्स नायक होता है, ये जो हमारा पद दिया गया है, भारतीय सेना का एक पद था। ठीक है? फिर है बर्लिन ओलंपिक। ठीक है? बर्लिन या हम इधर पहले ये वाला ऑप्शन से हम इधर वाले ऑप्शन जो है वो देख लेंगे। ठीक है? सैनिकों का रहने का क्षेत्र जो है, ठीक है, उसको हम छावनी कहते हैं। तो सैनिकों के रहने की जो जगह होती है उसको हम छावनी कहते हैं। वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता, जिसमें 49 देशों में भाग लिया था, वही हमारा क्या था? बर्लिन ओलंपिक था। तो ये फोर्थ वाले से मैच कर गया। तो नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल था। तो स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल जो था वो हमारा क्या था? वो था पंजाब रेजिमेंट। ठीक है? तो वो हमारा क्या था? पंजाब रेजिमेंट था। फिर हमारा नेक्स्ट लिखा है, अंग्रेजों के समय हॉकी का जो दल था उसको हमने क्या बोला था? अंग्रेजों के समय हॉकी का जो दल था उसको हमने सैपर्स एंड माइनर्स टीम के नाम से जाना था। ठीक है? तो इस तरीके से ये हमारा मिलान हो गया। मिलान के बाद अब हम देखते हैं हमारा आगे क्या है। इन्होंने कहा पंक्तियों पर चर्चा कीजिए। पाठ पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ये सारे आंसर हम जो है नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी वहां प्रॉपर तरीके से लिख के ले आएंगे। यहाँ पे हम बस आपको समझा रहे हैं ताकि एक बार आप देख लोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है? तो हमारा यहाँ पे लिखा है का वाला,
बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो इसका हमें आंसर देना है, भाई बुरा काम करने वाला जो आदमी होता है वो हमेशा क्यों डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो आंसर इसका हो जाएगा कि बुरा काम करने वाला जो इंसान होता है उसको डर लगा रहता है कि जो मैंने बुराई की है ना किसी के साथ, वो किसी को पता ना चल जाए। ठीक है, तो हर समय वो डरता ही रहता है, इस डर से वो जीता रहता है कि कहीं हमारी बुराई ना पता चल जाए। अगर उसकी बुराई पता चल जाएगी तो उसकी बेइज्जती होगी, उसकी इंसल्ट होगी, तो इस डर से वो हमेशा डरा रहता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा खा वाला। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मतलब आंसर क्या है, इसको आप कैसे समझाओगे। तो भाई मेजर ध्यानचंद जो थे वो अपने से ऊपर अपनी टीम को और अपने देश को रखते थे। वो हमेशा खुद को, मतलब किसी चीज का श्रेय जो है वो खुद सिर्फ खुद ही नहीं लेना चाहे तो वो ले सकते थे, हमेशा कई सारे गोल्स आसानी से कर सकते थे, पर वो क्या करते थे, वो जो बॉल होती थी वो गोल के पास ले जाते थे और उस बॉल को किसी और खिलाड़ी को दे देते थे ताकि उस गोल का श्रेय जो है वो उस खिलाड़ी को मिल जाए, मतलब वो अपने से ऊपर दूसरों को रखते थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोच विचार के लिए। संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखनी पुस्तिका में लिखिए। फिर उन्होंने का वाला बोला है ध्यानचंद की सफलता का रहस्य क्या था। तो भाई ध्यानचंद की सफलता का रहस्य उन्होंने खुद बताया हुआ है। उन्होंने बोला है कि चलो हम आपको दिखा देते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई इन्होंने यहाँ पे कहीं पे बताया है लगन, साधना और खेल भावना। ठीक है, लगन, साधना और खेल भावना ही इन्होंने अपनी सफलता का रहस्य बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, लगन, साधना और खेल भावना। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है कि खा वाले में किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। भाई तो हमारा आंसर सेम वही हो जाएगा, अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था, हमारा आंसर हो जाएगा। तो वो क्या करते थे, वो अपने से पहले दूसरों को किस प्रकार रखते थे, मतलब क्या करते थे, वो जब गेंद जो होती थी उनके हाथ से जल्दी कोई ले नहीं पाता था, हाथ से का मतलब उनके हॉकी स्टिक से गेंद जो है वो आसानी से कोई निकाल ही नहीं पाता था। वो गेंद को क्या कहते थे, स्टिक से अपनी ले जाते और कहाँ पे रखते, गोल के पास ले जाते और वहां पे बहुत सारे खिलाड़ी होते उनकी ही टीम के। तो उस गोल, उस बॉल को वो खुद ना गोल करके किसी और खिलाड़ी को दे देते, जिससे वो गोल करता, उस गोल का श्रेय उस खिलाड़ी को मिल जाता। ठीक है, तो इसी बात से पता चलता है कि वो खुद से पहले दूसरों को रखते थे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इस चीज को हम प्रॉपर लिखकर आपको समझाएंगे, डोंट वरी, यहाँ पे मैं लिखवा नहीं रही हूँ लेकिन आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर अब यहाँ पे लिखा है संस्मरण की रचना। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। ठीक है, इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। का वाले में लिखा है अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। खावा में लिखा है अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इधर देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये प्रॉपर लिख कर ही आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा कि ये जो हमारा संस्मरण दिया गया है वो एक सत्य घटना पे आधारित है, जो जीवन में हमारी घटनाएं हुई हैं, उनको ही हमने एक संस्मरण के रूप में वर्णित किया है। यहाँ पे उसका हमने चित्रण किया है। तो इस तरीके से आप इस आंसर को लिख सकते हो। और खा वाले में आपको ये, तो आपको अपने दोस्तों के साथ इसके और आंसर को मैच करना है, साझा करना है। ठीक है, इसका आंसर तो आपको अपने दोस्तों के साथ ही करना है। नेक्स्ट है हमारा शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के। का वाले में हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है का वाले में, का वाले में हमारा दिया गया है कि जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं जिनमें एक ही शब्द को दो बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़ों को हम क्या कहते हैं, शब्द युग्म कहते हैं।
ठीक है। शब्द युग में जो दो शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, छोटी सी रेखा लगाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह मतलब जोड़ने वाला, योजक का मतलब ही होता है जोड़ना। ठीक है। आप ऐसे भी ऐसे पांच शब्द युग्म जो है वो बता सकते हो, जैसे धीरे धीरे, ठीक है, और तेज तेज, ठीक है, अपना अपना, खाली खाली, ठीक है, घर घर। इस तरीके के से कई सारे वर्ड्स जो हैं वो आप यहाँ पे कोई भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है यही वर्ड्स आप लिखो। फिर लिखा है, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। इस वाक्य में आपको दो शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द जो है वो भिन्न भिन्न हैं, एक जैसे नहीं है। जैसे ऊपर जो हमने देखे थे वो सेम थे, ठीक है, उनके बीच में योजक भी चिन्ह लगा था, पर यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है, पर यहाँ पे दोनों वर्ड्स जो है वो हमारे अलग अलग हैं। आप ऐसे पांच शब्द शब्द युग लिखिए जिनमें दोनों शब्द जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हार जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। अच्छा, ये अगला है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे बताना है, धक्का मुक्की, नोक झोंक हुआ, दिन रात हुआ, ठीक है, रहना सोना हुआ, ठीक है, अपना पराया हुआ। इस तरीके के वर्ड्स जो हैं इनमें भी योजक चिन्ह जो है वो लगाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा गा वाला, हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है, ठीक है। यहाँ पे हार या जीत के लिए बोलना है, आज मैं जहां भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चे और बूढ़े को अंडरलाइन किया गया है। फिर ये कह रहे हैं, इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार जीत, बच्चे बूढ़े आदि। आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक चिन्ह की सहायता से लिखिए। जैसे कि यहाँ पे अच्छा बुरा लिखा है तो आप अच्छा लिख दो, साथ में बुरा लिख दो, छोटा लिख दो डैश लगा के, मतलब योजक चिन्ह लगा के, बड़ा लिख दो, गरीब अमीर लिख दो योजक चिन्ह लगा के, उत्तर दक्षिण लिख दो, गुरु शिष्य लिख दो, अमृत विश्व लिख दो, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। और आपने एक चीज यहाँ पे गौर नहीं की होगी, हो सकता है कुछ बच्चों ने गौर की हो, कुछ बच्चों ने नहीं गौर की है। यहाँ पे जैसे अच्छा का विलोम बुरा, छोटा का विलोम बड़ा, अमीर का विलोम गरीब, उत्तर का विलोम दक्षिण, गुरु का शिष्य, अमृत का विश्व, और हार का जीत, बच्चे का बूढ़े। ये हमारे जो शब्द दिए गए हैं वो विलोम शब्द भी दिए गए हैं साथ में। फिर यहाँ पे लिखा है, बात पर बल देना, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। मैंने तो अपना बदला ले लिया है। अब यहाँ पे लिखा है, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, और ये कह रहे हैं मैंने तो अपना बदला ले लिया है। तो यहाँ पे हमें अंतर काहे का दिख रहा है, ही का अंतर लिखा है। अब इसी पे ही ये कुछ समझाना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं इन दोनों वाक्यों में अंतर क्या है। तो भाई ही का अंतर है, ध्यान दीजिए और बताइए, ठीक है। हमने देख लिया कौन क्या अंतर है, सही पहचाना। दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है, ठीक है, कौन सा शब्द, ही शब्द कम है। उस एक शब्द के ना होने से वाक्य में भी थोड़ा सा अंतर आ गया है। मैंने तो खाना खा ही लिया है, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। ये इस तरीके से थोड़ा सा अंतर आ जाता है, मतलब चाहे एक ही हो पर थोड़ा सा भाव में अंतर आ जाता है। यहाँ पे लिखा है, हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखना है। ध्यान दीजिए कि उन शब्दों में ये शब्द ना होते तो उनके अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता, ठीक है। तो ये आपको पाठ पढ़ना है, फिर इसका आंसर देना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम्म तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे, पहला हमारा आपके बुक में ये लाइन आई हुई है, अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो मैं शायद तुम्हें 2 ही गोल से हराता। तो यहाँ पे जो तो वर्ड दिया गया है ना, वो इस बात पे जोर दे रहा है। अब दूसरा यहाँ पे हम आपको बताते हैं, तो दूसरा जो हमारा यहाँ पे है, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी कहीं बुराई ना हो जाए। तो मतलब यहाँ पे भी वर्ड आया है, जो ये भी वर्ड आया है वो इस बात पे जोर दे रहा है, ठीक है। तो
किसी बात पे बल देने के लिए जिस हम वर्ड का यूज करते हैं वही हमारे यहाँ पे वर्ड्स को बताया गया है। ठीक है, बात पे जोर देने वाले शब्द ही, भी, तो आगे चलते हैं। आगे हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है? आगे हमारा यहाँ पे दिया गया है पाठ से आगे, आपकी बात। ध्यानचंद के स्थान पर आप अगर होते तो आप कैसे बदला लेते? यदि हाँ तो बताइए आप बदला किस प्रकार लेते? अब तो जैसे कि हमें पता ही चल गया है कैसे बदला लेना चाहिए। ठीक है, किसी को हरा दो, उसे छुओ भी मत, उसको इस तरीके से दर्द पहुंचा के बदला लिया जा सकता है। लेकिन अगर आपने ये चैप्टर ना पढ़ा होता, उसके पहले आपसे पूछा जाता तो आप कैसे बदला लेते? तो हो सकता है इसका आंसर आप इस तरीके से लिखते। आंसर कई सारे हो सकते हैं, आप अपने तरीके से लिख सकते हो। फिलहाल मैं आपको एक आंसर बता रही हूँ। आंसर आप इस तरीके से लिखते हैं, मैं अपने क्लास टीचर को बताता, फिर उसके बाद क्लास टीचर उसको सजा देती। मैं इस तरीके से बदला लेता, या आप झगड़ा करके बदला लेते, या कुछ भी आप आंसर जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन ये झगड़ा करना बुरी बात है। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं, क्यों? तो भाई मैं खुद की बात करती हूँ, आपको अपने हिसाब से लिखना है कि मुझे क्रिकेट बहुत ही ज्यादा पसंद है। कौन सा खिलाड़ी सबसे अच्छा लगता है? तो खिलाड़ी में आप कोई का भी नाम लिख सकते हो, विराट कोहली लिख सकते हो, या एम एस धोनी लिख सकते हो, सचिन तेंदुलकर लिख सकते हो, जो भी खिलाड़ी है आपको उनके बारे में लिख सकते हो। और उनके खेलने का स्टाइल क्या है? जैसे कि राहुल द्रविड़ है, उनके खेलने का स्टाइल जो है वो धीमे धीमे खेलते रहते हैं और पिच पे बने रहते हैं। ठीक है, जल्दी से आउट नहीं होते हैं। तो इस तरीके से उनकी विशेषताओं के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर यहाँ पे लिखा है समाचार पत्र से। क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए। अपनी पसंद का एक खेल समाचार पत्र अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर मैं लिख के लाई हूँ, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ। ठीक है, आपको आंसर कैसे लिखना है, हालांकि मैं नेक्स्ट क्लास में इसका प्रॉपर आंसर लिख के आपको बताऊंगी। तो आपको इस तरीके से लिखना है। T20 का फॉर्मेट, ये एक न्यूज है। ठीक है, उसी को ही मैंने लिखा है। T20 का फॉर्मेट क्रिकेट का एक सबसे छोटा और सबसे लोकप्रिय फॉर्मेट है, जिसे दर्शकों द्वारा सबसे अधिक पसंद किया जाता है। आईसीसी, फिर दूसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा, आईसीसी की ओर से T20 विश्व कप का आयोजन किया जाता है। तीसरा हमारा पॉइंट हो जाएगा, पहला T20 वर्ल्ड कप सन 2007 में आयोजित किया गया था, जहां धोनी के नेतृत्व में भारत चैंपियन बना था। ठीक है, इस तरीके से आंसर को आप लिख सकते हो। ठीक है, आया समझ में? अब है हमारा खा वाला। तो खा वाले में हमारा क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है कि मान लीजिए कि आप, ठीक है, एक खेल संवाददाता हैं। ठीक है, मतलब कमेंट्री करते हैं, और किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रहे हैं। अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कीजिए। संकेत, इस कार्य में आप आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले खेल प्रसारणों की कमेंट्री की शैली का उपयोग कर सकते हैं। बारी बारी से प्रत्येक समूह कक्षा में सामने डेस्क कुर्सियों पर बैठ जाएगा और 5 मिनट के लिए किसी खेल के सजीव प्रसारण की कमेंट्री का अभिनय करेगा। तो यहाँ पे आपको कमेंट्री करना है, बहुत ही ज्यादा मतलब मजेदार है, रोचक है। आप ये ट्राई कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ कैसे ट्राई करना है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताती हूँ कि जैसे भाई खेल चल रहा है, तो ये आ गए हैं पिच पे हमारे विराट कोहली, और ये इन्होंने छक्का लगाया, उन्होंने छक्का लगाया, तो आपको तो इन्होंने छक्का लगाया, और फिर ये मारी मोहम्मद सामी ने बॉल। हालांकि ये रिटायर हो चुके हैं। मोहम्मद सामी ने बॉल, और ये मारा चौका। इस तरीके से आप बाउंड्री की पिच को खिलाड़ी वगैरह फैला दिए गए हैं। मुझे अच्छे से आता नहीं क्रिकेट के बारे में, आपने अकॉर्डिंग जो कमेंट्री है अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो। ठीक है, मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस खेल के बारे में पता ना हो इतना, ठीक है, तो क्या क्या ही कमेंट्री करूं। तो आपको पता ही होगा क्रिकेट के बारे में, हमारे हमारे देश का फेवरेट गेम जो है वो क्रिकेट ही है मोस्टली। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे डायरी का प्रारंभ, कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख देते हैं, जो वे सोचते हैं या जो उनके साथ एक दिन में हुआ है, उस दिन हुआ है जो उन्होंने देखा, उसे ईमानदारी से लिख देते हैं या टाइप कर लेते हैं। इसे डायरी लिखना कहते हैं। मतलब अपनी दिनचर्या लिखना, अपने बारे में लिखना, यही हमारा क्या होता है, डायरी लेखन होता है। क्या आप भी अपने मन
की बातों और विचारों को लिखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। आप जहाँ लिखेंगे वहाँ माध्यम चुन लीजिए, मतलब आपको एक डायरी बनानी है, बुक बनाना है, रजिस्टर बनाना है, जो भी बनाना है उसको चुन लेना है, उसी पे ही लिखना है। आप किसी लेखन पुस्तिका या ऑनलाइन मंचों पर भी लिख सकते हैं। तो आप हो अगर आपका मन है तो कोई ऑनलाइन चीज़ जैसे कि अ जीमेल पे लिख सकते हो, यानी किसी कोई ऐसा मीडियम ढूंढ लो जहाँ पे आप डेली लिख सकते हो वहां पे। ठीक है। आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार जब कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही बार लिखना है। अब जब आपका मन करे तब लिख लो, या रात में बैठकर शांति से लिख लो। शब्दों या वाक्यों की कोई सीमा नहीं है यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इतने ही वर्ड्स लिखने हैं। आप चाहे तो छोटा लिखो, चाहे तो बड़ा लिखो, चाहे जो मन में आए, अच्छा हो बुरा हो, कैसा भी हो, आप अपनी डायरी में लिख सकते हो। ठीक है। फिर हमारा है आज की पहेली। यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। ठीक है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता करना है कौन से खिलाड़ी के द्वारा जो है यहाँ पे गोल किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ खिलाड़ी दिए गए हैं और ये खेल रहे हैं। ठीक है। अब हमको पता करना है कि ये जो खिलाड़ी खेल खेल रहे हैं, इसमें गोल किसने किया है, यही हमें पता करना है। तो भाई हम जब ध्यान से देखते हैं तो इसकी बॉल जो है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से जा रही है, तो मतलब इसने ये गोल किया है। अब इनका देखते हैं तो इनका जो है रास्ता यहाँ से इस तरीके से आया, फिर यहाँ पे ब्लॉक हो गया, तो इसने तो गोल नहीं किया है। इसका देखते हैं, अगर ये वाला रास्ता भी अगर हम चुनते हैं, ठीक है, तो इसका रास्ता यहाँ से ब्लॉक हो रहा है, फिर यहाँ पे आकर ये हो रहा है, मतलब इन दोनों ने गोल नहीं किया है। गोल किसने किया है? इस लड़की ने किया है। ठीक है। आगे चलते हैं झरोखों से। अब आपने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में बहुत कुछ बातें जो हैं सुनी होंगी, कुछ बात की होगी। अब हम हॉकी जैसे अनेक अनोखे खेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आप जैसे लाखों बच्चे अपनी गली मोहल्ले में खेलते हैं। इस खेल का नाम है क्या? डांडी या गोथा। ठीक है। वो होती है गुल्ली, और वो डंडा होता है उससे मारते हैं, तो वो वैसे उसी की बात कर रहे हैं। या भी डांडी या थोथा। ठीक है। इसका नाम यहाँ पे लिखा है। गिल्ली डंडा हम लोग बोलते थे, यहाँ पे डांडी गोथा लिखा है। या भी एक भील भिलाता बच्चों का खेल है। भील भिलाता बच्चों का खेल है। डांडी और गोथा शब्द का एक ही अर्थ है, खेलने की हाथ लकड़ी। देखा जाए तो यह खेल काफी कुछ हमारे राष्ट्रीय खेलों हॉकी जैसा है। अंतर बस इतना है कि हॉकी में गोल करने के लिए गोल पोस्ट होते हैं, जबकि इस खेल में कोई निर्धारण नहीं है। दूसरा अंतर यह है कि भील भिलाला बच्चों की यह गेंद हॉकी की अपेक्षा एकदम साधारण होती है और बांस की लकड़ी की बनी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बोली गई है। फिर बोला है खेल सामग्री। बांस के गट्टे की गेंद जिसे द्वित कहते हैं। गोथा यानी अंग्रेज के एल अक्षर की तरह नीचे मुड़ी हुई बांस की डंडियां होती हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो गिल्ली डंडा नहीं है। ठीक है। मुझे लगा गिल्ली डंडा की बात कर रहे हैं, ये गिल्ली डंडा नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से एल की भांति हॉकी की तरह इनका ये है, और यहाँ पे कुछ इन्होंने गेंद की तरह ही कुछ लिया लेकर रखा है। ठीक है। राख के खेल के मैदान में सीमांकन करना, घेरे के भीतर एक छोटा सा वृत्त बनाना। तो मतलब एक उनको घेरा बनाना होता है, उसमें उसमें इसको ये डालना होता है। ये मैंने भी गेम पहली बार ही देखा है फिलहाल। फिर ये कह रहे हैं कैसे खेलें। वैसे तो इसे चाहे जितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, मगर दोनों दलों में कम से कम दो दो खिलाड़ी हों। टॉस करना, टॉस जीतने वाला दल खेल जो है वो प्रारंभ करेगा। खेल को छोटे घेरे या वृत्त में रखना होगा। फिर ये कह रहे हैं कि हमला करने वाले दल के खिलाड़ी खेल प्रारंभ होते ही बॉल को पीटते हुए बचाव दल के दायरे में दूर तक ले जाना चाहते हैं। दोनों दलों के एक एक खिलाड़ी अपनी अपनी तरफ डी में खड़े रहते हैं और वे प्रयास करते हैं कि गेंद रेखा को पार ना करे। ठीक है। खिलाड़ी डांडी या थोथा के गोथा के दोनों
ओर से खेल सकते हैं, जबकि ऐसी सुविधा हॉकी के खेल में नहीं है। बाकी सारा खेल हॉकी के खेल के समान होता है। प्रश्न उठता है कि इस खेल में गोल पोस्ट नहीं होते, यानी गोल करने का मामला नहीं बनता, तो हार जीत का निर्णय कैसे किया जाता है? तो इसका उत्तर यह है कि जो दल गेंद को अधिक से अधिक बार विरोधी के पाले में ढकेलता है, वही बलवान है, इसलिए वही विजयी भी है। मतलब विरोधी है, जो दूसरी टीम है उसके पाले में अगर हम अपनी गेंद को बार बार फेंक देते हैं, तो समझ लो हम जीत गए। खेल के दो विशेष नियम है। पहला, गेंद के शरीर के किसी भी अंग से छुए ना और ना रोके। दूसरा, गेंद को हवाई शॉट ना मारना और ना उसे हवा में शॉट खेलकर साथी खिलाड़ी को पास देना। बाकी लकड़ी से आप गेंद को रोक सकते हैं या हिट कर सकते हैं। आगे जैसा बता चुके हैं, जो दल बीच की रेखा को पार करके विरोधी दल के क्षेत्र में अधिक से अधिक दबाव या प्रवेश बनाए रखता है, वही विजयी होता है। तो विशेष यहाँ पे कुछ बताया गया है। यह खेल होली का त्योहार आने के कुछ दिन पहले खेला जाता है। अंत में जिस दिन होलिका जलाई जाती है, उस दिन द्वित और गोथे जो होते हैं, मतलब गेंद और डंडा जो है वो हमें कहाँ डाल दिया जाता है? होली में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा साझी समझ। ठीक है, आपने इस खेल के नियम पढ़कर अच्छी तरह समझ लिए हैं। अब अपने मित्रों के साथ डांडी और गोथा जो है गेम खेलना है। डांडी गोथा गेम अनेक विदेशी खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर विद्यालय या मोहल्ले में खेलते होंगे। अब आप ऐसे ही खेल के नियम इस प्रकार लिखिए कि उन्हें पढ़कर कोई भी बच्चा उस खेल को समझ सके। ठीक है, ये आपको खुद ही करना है। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है खोजबीन के लिए। नीचे ध्यानचंद की जी के विषय में कुछ सामग्री दी गई है, जैसे फिल्में, साक्षात्कार आदि। इन्हें पुस्तक में दिए गए क्यूआर कोड की सहायता से पढ़ें। जैसे हॉकी के जादूगर, मेजर ध्यानचंद, प्रेरक कथाएं, हॉकी के जादूगर, मेजर ध्यानचंद, ओलंपिक, मेजर ध्यानचंद से साक्षात्कार। अगर ये सब चीजें आपको मतलब इनके बारे में जानना है, तो ये सब टॉपिक जो है वो आप गूगल पे डालिए, सर्च होके आ जाएगा। अब इसमें एक और हमारी कविता जो है पढ़ने के लिए हमको दी गई है, जिसका नाम है एक दौड़ ऐसी भी। ठीक है, ये सिर्फ पढ़नी है आपको, इसमें कोई क्वेश्चन वोश्चन नहीं है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। ठीक है, क्या होने जा रही थी? एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। 100 मीटर की इस दौड़ में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। 9 प्रतिभागी आरंभिक रेखा पर तैयार खड़े थे। उन सभी को कोई ना कोई शारीरिक विकलांगता थी। मतलब ये जो दौड़ होने जा रही थी, इसको हमने विशेष दौड़ इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे जो भी खिलाड़ी थे, उनमें उनके शरीर में कोई ना कोई कमी थी, वो शारीरिक रूप से विकलांग थे। ठीक है, और कितने प्रतिभागी थे? 9 प्रतिभागी थे और 100 मीटर की दौड़ थी। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। बहुत तीव्र तो नहीं, पर उनमें जीतने की होड़ अवश्य तेज थी। सभी जीतने की उत्सुकता के साथ आगे बढ़े। सभी बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर। ठीक है, सभी बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर। तभी छोटा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ाया, गिरा और रो पड़ा। उसकी पुकार सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़ देखने लगे कि उसे क्या हुआ। फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे की सहायता के लिए उसके पास आने लगे। सब के सब लौट आए, उसे दोबारा खड़ा किया, उसके आंसू पोंछे, धूल साफ की। वह छोटा लड़का एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमी होती है और उनमें तालमेल की भी कमी रहती है। फिर तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ लगाई और सब के सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते रह गए। इस प्रश्न के साथ कि सबके सब एक साथ में या दौड़ जीते हैं, इसमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जाए? निर्णायकों ने सबको स्वर्ण पदक देकर समस्या का बढ़िया हल ढूंढ लिया। उस दिन मित्रता का अनोखा दृश्य देख दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। तो ये थी हमारी एक अच्छी सी कहानी। ठीक है, जो हमें बहुत ही अच्छी सीख देती है।
ठीक है? तो इसी के साथ, इस कहानी के साथ, एक दौड़ ऐसी भी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।